नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार कृषि सुधारों के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य और पुरानी मंडी व्यवस्था जारी रखेगी। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को आज नई दिल्ली में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार परिसरों के लिए कोविड के नए दिशा निर्देश जारी किए। और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जेनेट येलेन को वित्त मंत्री और भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक नीला टंडन को प्रबंधन और बजट कार्यालय में निदेशक नियुक्त किया। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को आश्वासन दिया है कि नए कृषि संबंधी सुधार उनके विकास के लिए लाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल एक सभा में उन्होंने कहा कि सरकार न केवल किसानों को नए बाजार के अवसर प्रदान करना चाहती है, बल्कि मंडी व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि सुधारों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नए कृषि सुधारों ने किसानों को नए विकल्प और नई कानूनी सुरक्षा दी है और अगर कोई पुरानी प्रणाली जारी रखना चाहता है तो वो भी उपलब्ध है। नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब छल से, धोखे से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार नेक इरादों के साथ काम कर रही है और अब देश के किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कृषि सुधारों के बारे में विपक्ष द्वारा गलत सूचना फैलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के नाम पर पहले भी कई पैकेज और योजनाओं की घोषणा की गई थी, लेकिन इसका लाभ गरीब किसानों तक कभी नहीं पहुंचा। श्री मोदी ने कहा कि अब सरकार किसानों की सहायता कर रही है और उन्हें बीज, सिंचाई सुविधा, बाजार और बीमा कवर प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बीते सालों में फसल बीमा हो या सिंचाई, बीज हो या बाजार, हर स्तर पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश के लगभग 4 करोड़ किसान परिवारों की मदद हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लगभग 47 लाख हेक्टेयर जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में आ चुकी है। लगभग 77,000 करोड़ रुपए के इरिगेशन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने यूपीए 2 के 5 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में किसानों के उत्पादों की खरीद कई गुना अधिक की है। श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान भी सरकार ने किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास सरकार की नीतियों के बारे में गलत सूचना फैलाने की प्रवृत्ति है। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं
इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के प्रयागराज के हंडिया से वाराणसी के राजा तालाब खंड की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज और वाराणसी के बीच उन्नत राजमार्ग से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और इससे विकास को और बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की छवि में बदलाव आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। यूपी में कनेक्टिविटी के हजारों करोड़ के 5 मेगा प्रोजेक्ट पर एक साथ काम चल रहा है। आज पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। देश के 2 बड़े और आधुनिक डिफेंस कॉरिडोर में से एक हमारे उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी से अब विदेशी बाजारों में सब्जियां और फलों का निर्यात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कई आयोजनों में भाग लिया और काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना की कार्य प्रगति की समीक्षा के बाद उन्होंने मंदिर में भगवान शिव की प्रार्थना की। सरकार ने किसानों को उच्च स्तरीय मंत्रियों की समिति के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को लिखे एक पत्र में आज तीसरे पहर 3 बजे नई दिल्ली में निर्धारित बैठक में बातचीत के लिए बुलाया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पहले दौर की बातचीत में जिन किसान नेताओं ने हिस्सा लिया था उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। किसानों को बातचीत का निमंत्रण गतिरोध समाप्त करने के बारे में भाजपा नेताओं और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच सलाह मशविरा किए जाने के बाद किया गया है। किसान संगठन नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं। सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में सरकार ने हाल में ही नए कृषि कानून लागू किए, जिनमें कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य प्रोत्साहन और सुविधा अधिनियम 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के समझौते पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अधिनियम 2020 शामिल हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इन अधिनियम के तहत एक ऐसा तंत्र विकसित होता है जहां किसान तथा व्यापारी कृषि उपज की बिक्री और खरीद की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। अधिनियम के जरिए राज्य कृषि उत्पादन विपणन संगठनों के तहत अधिसूचित बाजारों के परिसर के बाहर अवरोध मुक्त अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, जो किसानों के लिए विपणन लागत को कम करेगा। किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य एपीएमसी बाजार क्षेत्र के बाहर अतिरिक्त व्यापारिक अवसर प्रदान करना है, ताकि किसानों को अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा के कारण उचित मूल्य मिल सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लोग संसद से पारित कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों के बारे में कोई गलतफहमी न रखें। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल बाजार में ज्यादा और ऊंची दरों पर अपनी फसलें बेची हैं। श्री जावड़ेकर ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी अभी जारी है और मंडियां काम कर रही हैं तथा फसलों की सरकारी खरीद भी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 टीके विकसित करने वाली 3 टीमों के साथ वर्चुअल बैठक की है। ये टीमें पुणे की जिनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड तथा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से हैं। श्री मोदी ने कोविड-19 महामारी से निपटने का टीका बनाने के लिए इन कंपनियों के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों से कहा कि वे विनियामक प्रक्रियाओं और संबद्ध मुद्दों के बारे में अपने सुझाव तथा विचार दें। उन्होंने कंपनियों को परामर्श दिया कि उन्हें टीके और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में सरल भाषा में आम लोगों को जानकारी देने के अतिरिक्त प्रयास भी करने चाहिए। जिन टीकों के बारे में चर्चा की गई वे सभी परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। इनका विस्तृत डेटा और नतीजे अगले वर्ष की शुरुआत से मिलने की आशा है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के विपरीत प्रभाव का अनुमान लगा लिया था और उन्होंने इस मुश्किल समय का इस्तेमाल नीति निर्माण के लिए फैसले करने में किया। श्री शाह ने कल गुजरात के अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि, बिजली और कर सुधार सहित विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक नीति आधारित कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के ताजा आंकड़े उत्साहवर्धक हैं और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक बने रहने की आशा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड-19 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें मास्क न पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी करने पर रियायत देने के प्रावधान शामिल हैं। मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया में कहा गया है कि कोविड नियंत्रण क्षेत्रों में बाजार बंद ही रहेंगे। दिशा निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ती है तो वहां बाजार बंद करा दिए जाएं। खाने पीने की वस्तुएं और अन्य घरेलू सामान की ऑनलाइन बुकिंग से घर पर आपूर्ति कराने की व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कोविड कंटेनमेंट क्षेत्रों में बाजार पहले की तरह बंद रहेंगे। इन क्षेत्रों में रह रहे दुकानदारों और कर्मचारियों को बाजारों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजार संघों को बाजारों में कोविड की रोकथाम के उपाय संचालित करने के उचित कदम उठाने का भी परामर्श दिया गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजारों के प्रवेश और पार्किंग क्षेत्रों में सरकारी मूल्यों पर मास्क कियोस्क लगाए जाने चाहिए। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,500 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 90.96% हो गई है। एक रिपोर्ट। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,09,780 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,90,821 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 78,25,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 312 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 266 नए मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 14,970 सक्रिय मामले हैं। कल 20 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,989 हो चुकी है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम द्वारा नए मामले सामने आने के बाद शहर के 8 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा में कोविड-19 संक्रमण का उपचार करा रहे रोगियों की संख्या घटकर 5,000 से भी कम रह गई है। कल 809 लोगों के ठीक होने के साथ ही उपचार करा रहे रोगियों की संख्या 4,668 रह गई है। दूसरी ओर कुल रोगियों की संख्या 3,18,725 होने के साथ ही इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 1,739 हो चुकी है। दिल्ली में कल कोविड-19 संक्रमण के 3,726 नए रोगियों का पता चला, जिन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 5,70,374 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 108 व्यक्तियों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु के साथ ही कोविड संक्रमण से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 9,174 हो गई। पिछली बार 24 नवंबर को संक्रमण से 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। विभाग ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान 50,670 कोविड-19 परीक्षण किए गए। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण की दर 9.07% है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार कृषि सुधारों के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य और पुरानी मंडी व्यवस्था जारी रखेगी। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को आज नई दिल्ली में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों में बाजार परिसरों के लिए कोविड के नए दिशा निर्देश जारी किए। और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जेनेट येलेन को वित्त मंत्री और भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक नीरा टंडन को प्रबंधन और बजट कार्यालय में निदेशक नियुक्त किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के दूसरे चरण का मतदान आज कराया जा रहा है। इस चरण में जिला विकास परिषद की 43 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 7,90,000 से अधिक मतदाता 321 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। हमारे श्रीनगर संवाददाता की रिपोर्ट।
दूसरे चरण में 321 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें जम्मू संभाग से 125 और कश्मीर संभाग से 196 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर 7,95,118 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए 2,142 मतदान केंद्र बनाए हैं। 28 नवंबर को हुए पहले चरण में 43 निर्वाचन क्षेत्रों में 52% मतदान हुआ था। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने मतदाताओं से अपील की है कि जमहूरियत के इस बड़े पर्व में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आर.के. रैना। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। आज सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। 11 सीटों में से 5 स्नातकों और 6 शिक्षकों से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से हैं। ब्यौरा हमारे लखनऊ संवाददाता से। इन 11 सीटों के लिए प्रदेश में कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव जनपदों को छोड़कर सभी 72 जनपदों में वोट डाले जा रहे हैं। खंड स्नातक सीटों के लिए 12,69,817 मतदाता पंजीकृत हैं, जो कि 1,808 मतदेय स्थलों पर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। तो वहीं खंड शिक्षक सीटों के लिए 2,06,335 मतदाता हैं। कुल 11 सीटों के लिए 199 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से खंड स्नातक सीटों के लिए 114 और खंड शिक्षक सीटों के लिए 85 प्रत्याशी मैदान में हैं। कोविड-19 को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक मतदेय स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1000 निर्धारित की है। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नए पार्षदों के चुनाव के लिए हैदराबाद में मतदान शुरू हो गया है। 74 लाख मतदाता मतपत्र के जरिए 150 पार्षदों का चुनाव करेंगे, जिनमें 50% महिलाएं शामिल होंगी। मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। 4 जिलों हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी और संगारेड्डी जिलों में 9,101 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों ने व्यापक प्रबंध किए हैं। मतदान के दौरान कोविड महामारी को देखते हुए मतदाताओं की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सत्ताधारी TRS सभी 150 वार्ड के लिए और भारतीय जनता पार्टी 149 वार्ड के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 146 और TDP ने 106 उम्मीदवार खड़े किए हैं। MIM ने 51 और वामपंथी पार्टियों ने 29 डिवीजनों में उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। सीमा सुरक्षा बल अपनी समर्पित और विशिष्ट सेवा के आज 56 वर्ष पूरे कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करने के साथ साथ BSF आंतरिक सुरक्षा और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों से निपटने में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद पर काबू पाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमारे रायपुर संवाददाता की एक रिपोर्ट। BSF द्वारा बीते लगभग 10 वर्षों के दौरान माओवादियों के खिलाफ प्रभावी संयुक्त अभियान चलाए गए हैं और अनेक उपलब्धियां भी हासिल की गई हैं। अब तक BSF ने करीब 1100 माओवादियों को गिरफ्तार करने के साथ ही लगभग 90 माओवादियों का आत्मसमर्पण भी कराया है। BSF स्थानीय निवासियों का विश्वास हासिल करने के लिए अनेक सिविक एक्शन कार्यक्रम भी चलाता है। कोरोना संकट के दौरान BSF ने जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट वितरित करने के साथ ही मास्क भी बांटे हैं। इसके अलावा जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत कांकेर जिले के चुनिंदा 150 युवाओं को नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे सहित देश के अनेक स्थानों का दौरा कराया है, ताकि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के ये युवा देश की समृद्ध धरोहर से परिचित होकर विकास में भागीदार बन सकें। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक में लागू करने के सुझाव देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्य सचिव SV रंगनाथ की अध्यक्षता में बनाई गई कार्यबल समिति ने कल अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में समिति से रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट को मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग में सुधार करने, स्कूलों के नियमन के लिए पृथक प्रचालन की व्यवस्था करने और सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए एकल मंच कायम करने जैसे सुझाव दिए गए हैं। उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में समिति ने कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय और कर्नाटक उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए कानून बनाने जैसे सुझाव दिए हैं। अंडमान सागर और उसके आसपास बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र अब गहरा गया है।
मौसम विभाग के अनुसार ये अब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। अगले 12 घंटों में इसके और गहराने और इसके बाद आने वाले 24 घंटे में एक चक्रवाती तूफान के बदलने की आशंका है। कल शाम या देर रात को इसके श्रीलंका तट को पार करने और बृहस्पतिवार को केरल पहुंचने का अनुमान है। इस संभावित चक्रवात के कारण कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तुत्तुकुड़ी, तेनकासी, रामनाथपुरम और शिवगंगई जिलों के कई स्थानों में कल से भारी बारिश और कुछ स्थानों पर बहुत बारिश होने की संभावना है। मछुआरों को तट पर वापस लौटने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम के वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने बताया, दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में वो अभी डिप्रेशन में है, साइक्लोनिक स्टॉर्म बना नहीं है और ये नेक्स्ट 24 आवर तक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का चांस है। भारत का जो कोस्ट है जैसे तमिलनाडु, केरला, ये क्रॉस नहीं करेगा। हम लोग अभी प्री साइक्लोन वाच रखे हैं। सीवियर वेदर में अफेक्ट करेगा, हैवी रेनफॉल एंड विंड। वो कल से अफेक्ट करना शुरू करेगा कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, ये सब एरिया में। लेकिन श्रीलंका को आज नाइट कल सुबह तक क्रॉस कर जाएगा। फिशरमैन और वार्निंग के लिए हम लोग ये एरिया को मना किया है। इंडिया का बाकी पार्ट जो है मेनली ड्राई वेदर। केरल में मौसम विभाग की आने वाले दिनों में भारी बारिश, तेज हवाओं और चक्रवात की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर प्रबंध किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम में सभी विभागों को राहत और बचाव कार्यों के लिए आपस में समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के सभी इंतजाम किए गए हैं। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बलों के साथ राहत और बचाव कार्य के इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से एनडीआरएफ की 7 और अतिरिक्त टीमों की मांग की है। तूफान को देखते हुए विभिन्न इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरल में मछुआरों को समुद्र पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए कहा गया है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 7 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा और तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। चेन्नई में गरज के साथ बारिश होगी। तापमान 24 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम और अधिकतम 13 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे और अधिकतम 14 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। यहाँ तापमान 3 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अहमदाबाद में आसमान साफ रहेगा और तापमान 18 डिग्री और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। मध्य प्रदेश में 10 दिन चलने वाला आदि महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा वर्चुअल माध्यम से आदिवासियों के इस महोत्सव की शुरुआत करेंगे। कोविड-19 प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए ट्राइफेड ने वार्षिक आदि महोत्सव 2020 को ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया है। नागालैंड आज अपना 58वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने राज्य का विधिवत उद्घाटन किया था। आज स्थापना दिवस के अवसर पर कोहिमा सचिवालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने केंद्रीय बैंक की पूर्व अध्यक्ष जेनेट येलेन को अपना वित्त मंत्री मनोनीत किया है। सीनेट से पुष्टि मिलने के बाद सुश्री येलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनेगी। वो आर्थिक मामलों से जुड़े शीर्ष पदों के लिए मनोनीत महिलाओं में से एक हैं। बाइडेन की टीम का कहना है कि शीर्ष पदों में नियुक्ति के मामले में जाति और नस्ल भेद की कई दीवारें टूटेंगी। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक नीरा टंडन को प्रबंधन और बजट कार्यालय का निदेशक मनोनीत किया गया है। श्री बाइडेन ने ओबामा प्रशासन में काम कर चुकी विल्ली येडियोमा को वित्त उपमंत्री के रूप में मनोनीत किया है। बाइडेन की आर्थिक टीम में अर्थशास्त्री सेसीजा राउज, जॉरेड बर्नस्टेन और हीदर बॉशे शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन। धन्यवाद विशाल।
नए कृषि कानूनों के विरोध पर प्रधानमंत्री का ये बयान कि विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह आज के सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी खबर है। अमर उजाला ने पीएम मोदी के शब्दों को दिया है, किसानों को छलने वाले ही फैला रहे कृषि कानूनों पर भ्रम। कहा, नए कानून किसानों को नया विकल्प और अवसर देने वाले। पुरानी व्यवस्था से फसल बेचने पर नहीं लगाई गई है रोक। राजस्थान पत्रिका ने वाराणसी में प्रधानमंत्री के बयान को दिया है, छल नहीं, हमारी नीयत गंगा जल जैसी निर्मल। वहीं दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है, पंजाब को एमएसपी पर सरकारी खरीद का हो रहा सबसे ज्यादा फायदा। अब तक हो चुकी है 3 करोड़ टन धान की खरीद। दिल्ली में 800 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, पहले देने पड़ते थे 2400 रुपए। पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। वहीं हिंदुस्तान ने बॉक्स में खबर दी है, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए होगा कोविड पासपोर्ट। कोरोना का टीका लगाए जाने की जानकारी यात्री के डिजिटल पासपोर्ट में की जाएगी दर्ज। भारत के सामने आतंकवाद बड़ी चुनौती, मिलकर करना होगा मुकाबला। शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद को संबोधन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के शब्दों को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। दिल्ली में सबसे ठंडा रहा नवंबर। इस खबर को बॉक्स में देते हुए राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, दिल्ली की ठंड रिकॉर्ड बनाने पर आमादा, तोड़ा 71 साल का रिकॉर्ड। दैनिक भास्कर ने मौसम विभाग के तापमान संबंधी पूर्वानुमान को देते हुए लिखा है, अगले 3 महीने पूरे उत्तर भारत में ठंड के टूटेंगे रिकॉर्ड। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार कृषि सुधारों के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य और पुरानी मंडी व्यवस्था जारी रखेगी। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को आज नई दिल्ली में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार परिसरों के लिए कोविड के नए दिशा निर्देश जारी किए। और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जेनेट येलेन को वित्त मंत्री और भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक नीरा टंडन को प्रबंधन और बजट कार्यालय में निदेशक नियुक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।